शुरू करते क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी एक्सियल पॉइंट पे डायपोल की और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और एक जनरल पॉइंट पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से फॉर्मूला लिख लिया था, जिसको यूज करके हम एक्सियल का भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल का भी निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं, है ना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल kept in uniform electric field। एक बार ना तुम ये समझो पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो उसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्राइंग तो सीखी नहीं ना, अभी तो सीखनी है, आज की क्लास में खत्म कर लेंगे वो। अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो वो होती है पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड। ये पहले भी करवाया है शायद मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यानी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, पैरेलल लाइंस इक्वली स्पेस्ड। जरूरी नहीं है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अगर बोला जाए तो उसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है और इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करी जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करी जाए तो वो कुछ इस तरह की मान लो, यहां पर इस साइड क्राउड ज्यादा है, इस साइड क्राउड कम है, यानी पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो उसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो राइट साइड है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू राइट साइड इंक्रीज हो रही है। इसमें क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट। इसमें भी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन राइट है, पर इंक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट है। इसमें हर एक पॉइंट में, यहां पर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहां पर हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डायपोल को डाल देंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उस डायपोल में लग जाता है टॉर्क। कैसे देखते हैं, तो हो सकता है इसका क्वेश्चन करवाया हो। हाँ तो वही ना, अभी तो उसमें आएगा ना, अभी तो टॉर्क भी आ ही गया, रोटेशनल आ ही गया। तो पहले टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मैं भी तुमको दे दूंगा उस टाइप के, और तुम मुझे अपना भेजो, मैं चेक करके बताऊंगा कि हमने वो करा नहीं करा टॉपिक, ये तो पता लगना चाहिए ना एटलीस्ट। देखो अब क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन को समझो। टॉर्क मैं अपने आप ही लगाता हूँ, टॉर्क जब भी लगता है वो खुद लगता है। टॉर्क का मतलब क्या, पहले वो समझते। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। कोई भी बॉडी पर अगर फोर्स लगाया जाए और अगर बॉडी रोटेट होने लग जाए, इसका मतलब टॉर्क लग रहा है। एग्जांपल देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसमें डोर का, चलो हम इसको ले ही लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल डोर का होता है इसमें, देखो यहाँ पर ध्यान से कैसे होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल डोर का, ये डोर है, ठीक है। इसमें देखो एक मिनट, जहां पर अगर मैं डोर पे, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हिंज है, जहां पर अगर मैं हिंज पे फोर्स लगाऊं तो डोर मूव कर रहा है। इतना तो पता है टॉर्क का, तुमने पढ़ा फॉर्मूला क्या होता है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। वो भी जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहां से लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां तक फोर्स लग रहा है। अगर मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो बॉडी में फोर्स लगा, बॉडी रोटेट कर रही है, पर मुझे बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ रही है। तो डब्ल्यू डोर हैंडल बिल्कुल एंड में बनाते हैं, क्योंकि आर बढ़ जाता है, क्योंकि जो टॉर्क है वो आर और एफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा आर जितना ज्यादा एफ उतना ज्यादा टॉर्क। तो कम फोर्स का मतलब होता है खुद की जान लगाना। कम फोर्स लगाने के लिए हमें आर बढ़ा देना चाहिए। अगर मैं यहां पर लगाऊं हैंडल तो मुझे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, फिर भी मूव नहीं कर रहा। समझ आया। तो टॉर्क क्या है, बेसिकली टर्निंग इफेक्ट। जब भी तुम्हारी किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ जाए, यानी बॉडी मूव कर जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, टॉर्क लग गया। तो अभी हम ये चीज पूरा प्रॉपर्ली चेक करेंगे और तुम्हें आना पड़ेगा आगे ऐश्वर्या, थोड़ी देर के लिए बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। करना क्या है, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चाह रही है हमारी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। ये डायपोल रख दिया मैंने। डायपोल तो सबको पता ना क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पहले नेगेटिव लिखते बाद में पॉजिटिव, पर उल्टा भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले नेगेटिव पहले बाद में पॉजिटिव। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, 2a डिस्टेंस लेते हैं, याद होगा, है ना, ठीक है। ये एंगल बन जाता है थीटा, किसके बीच में, ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से याद है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल ले रहा हूं मैं थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट। अब मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है,
इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ना लगेगा। अब ध्यान से सुनो, जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स। यही होता है, यही होता है ना, पढ़ा हुआ है हमने। अब हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो नेगेटिव होती है वो ऑपोजिट होती है। तो पॉजिटिव चार्ज में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग जाएगा, ये F इज इक्वल टू QE। समझ आया? बताओ। पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूविंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूव कर रहा है इसका मतलब धक्का लग रहा है, धक्का का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू QE कहां से आया? ये तो पढ़ा था हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बोलते हैं, ये बताते हैं पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव के अंदर जाती है, इसलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखो, अगर तुम्हें डायरेक्शन में डाउट है तो डेफिनेशन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम बात करें तो तुम्हें समझना पड़ेगा डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज टेंजेंट टू द कर्व मूविंग अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख दूं और उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए? सेम। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, उसी कर्व के अलावा जिस कर्व में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। और नेगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करने लग जाता है। तो इसका मतलब जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट। ठीक है? फिजिक्स थोड़ी गुलिशा डिफिकल्ट होती है सबसे ज्यादा तीनों से, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान दो वरना फिर नंबर बढ़ेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं ना उसको बार बार प्रैक्टिस करो घर पे। अगर तुम्हें कहीं लगता है कि सब मुझे यहाँ मैं फिर अटक गई तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं तुमको कॉल करके एक्सप्लेन कर दूं यहाँ तुम क्यों अटके हो। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? क्योंकि ना वेक्टर है वो तो पता ही है, माइनस नहीं आता। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होती है। कैसे? ये फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, मान लो F1, ये फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे, मान लो F2। दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? चार्ज की वैल्यू सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम आ रही है बिकॉज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। तो नेट फोर्स कितना हो गया फिर? 0। इसका मतलब ये जो डायपोल है ये आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। फोर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन देना। ये आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। डायपोल अभी इक्विलिब्रियम पे है बट डायपोल रोटेट कर जाता है। कैसे देखते हैं? आ जाओ, बोर्ड पे आना पड़ेगा एक बार। आओ बता दो। इस पेन को पकड़ो, वहां पर खींचो, उस साइड जाओ। इस पेन को पकड़ो, वहां खींचो, खींचो अपनी तरफ। ये वहां से ये ऐसे, ये पेन मैंने अभी किसी एंगल पर रखा हुआ, ध्यान देना। ये पेन को उस साइड खींच रही है, यही लग रहा है उस साइड फोर्स लग रहा है, तुम भी देख रहे हो। ऐसे समझ आ रहा है? उस साइड फोर्स लगाओ सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फोर्स लगाओ, थोड़ा स्लो लगाना। और मैं इस साइड लगा रहा हूं, क्या हो रहा है? रोटेशन ही हो गया ना। ये उस साइड फोर्स लगा रही है, मैं इस साइड फोर्स लगा रहा हूं, अल्टीमेटली क्या करेगी? बॉडी रोटेट हो गई। बैठो। तो इसका मतलब जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो क्या लगता है? रोटेशनल मोशन, यानी टॉर्क लग गया टॉर्क। समझ आया कैसे? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है। जैसे पंखा आगे पीछे नहीं मूव कर रहा, बस रोटेट कर रहा है। तो यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, यानी फोर्स तो 0 लग रहा है पर रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है। समझ आया नहीं आया? दोनों टाइप के अलग इक्विलिब्रियम बनते हैं, रोटेशनल ट्रांसलेशनल अलग बनता है। फोर्स क्या हुआ? फोर्स चेंज हो, फोर्स की वैल्यू सेम है। हाँ, तो तुम्हारा मेरा फोर्स सेम होना चाहिए, मतलब तुम्हारे जितना तुमने इसको पुल करा जान लगाने में उतना ही मैंने पुल करा, वो वैल्यू सेम है। पर हाँ, लग नहीं रहा ऑब्वियस, तुम मैं अलग ह्यूमन बीइंग तो नहीं लगा पा रहे, पर वैसे सेम लगता है। ये ऐसे खींच रही थी, मैं ऐसे खींच रहा था, अल्टीमेटली सेम ऐसे आ गया। बॉडी ऐसे रोटेट कर गई। और बॉडी रोटेट तब भी करिए अगर बॉडी किसी एंगल पे, अगर बॉडी एंगल पे ना होती, बॉडी पैरेलल होती तो बॉडी रेस्ट पे रहती। अब जैसे अभी ऐश्वर्या ने रोटेट किया, इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ा, मैंने यहाँ किया, तो डायपोल कैसा बन गया? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी डायपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है तो डायपोल रेस्ट पे आ जाता है, मूव भी नहीं करता, फिर वो रोटेशनल भी नहीं आ रहा, यानी वो रोटेशनल में भी इक्विलिब्रियम में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं किसी भी डायपोल को किसी भी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दूं, जैसे अभी एंगल थीटा है 90 डिग्री रख दिया, तो अल्टीमेटली वो पैरेलल आ जाएगा, फिर पैरेलल आ जाएगा, फिर पैरेलल आ जाएगा। ऐसे रख दूं, फिर पैरेलल आ जाएगा। तब तक रोटेट करेगा जब तक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बन जाए? 0 डिग्री। डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बन जाए? 0 डिग्री। तब तक ये रोटेट करता रहेगा। अगर ये पेन ऐसा भी होता है, उल्टा भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब भी वो ऐसे चला जाएगा।
नहीं नहीं, यहाँ के यहाँ ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज किस साइड लग रहा है? इस साइड लग रहा है, और नेगेटिव चार्ज इस साइड लग रहा है, इस साइड। तो अल्टीमेटली वो रोटेट कर जाता है। उल्टा लग रहा है, तुम ऐसे नहीं खींच सकते इसको, ऐसे नहीं खींच रहा है, उल्टा लग रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको हम ऐसे खींचेंगे, तुम ऐसे खींचोगे तो अल्टीमेटली फिर रोटेट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पढ़ा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट पता है? क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना? ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देखो। ये डायपोल है, ये डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एंगल थीटा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। ये डिस्टेंस कितना है? 2a। ये परपेंडिकुलर। तो फोर्स कहां लग रहा है? अगर मैं एक बॉडी में फोर्स लगाऊं तो फोर्स यहां लग रहा था ना? क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनेगा ना? बताओ, ये बनेगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाले? ट्रिगो से। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय, अब इसको क्या मानूं? कुछ तो मान लेता हूं ना, x मान लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? 2a, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। x की वैल्यू क्या हो गई? 2a। ये किसके इक्वल आ गया? r के। इसको x मान लो, r मान लो, r ही मान लेते हैं क्योंकि हम तो r ही ले रहे हैं ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया बात समझ? x अपॉन 2a इज इक्वल टू साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ अच्छा, वो वाला, हाँ चलो कोई नहीं, वो तो बड़ी चीज नहीं है। यार ये तो मुड़ रही यार हो जाएगा ना। ठीक है, बताओ समझ आया गुलीशा? बार बार तुमसे पूछता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि तुम्हें इसलिए पूछता हूँ, अगर तुम्हें रोकना मैं रुक दो मुझे। पक्का श्योर हो? तो अपपुट करे वैल्यू फिर। तो टॉर्क की वैल्यू कैसे आ रही है लिख लेना, ये भी जरूरी है। अब टॉर्क की वैल्यू कैसे आ रही है? 2a sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू f क्या था? ठीक है, और 2a इंटू क्यू किसके इक्वल होता है बताओ? pe sin थीटा। जब भी दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो और साथ में साइन थीटा है और आंसर भी वेक्टर आ रहा है, तो ये कौन सा वेक्टर हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट। तो तुम क्या लिख सकते हैं? p क्रॉस e। और टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। पता नहीं p क्रॉस e ऐसे निकालते हैं, p से लेकर e तक फिंगर्स को कर्ल कर देंगे, ये पता नहीं पता? राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। ये p है और ये e, p से फिंगर कर्ल करी e आया, तो नहीं ऐसे टर्निंग इफेक्ट बनेगा। वही बन रहा है टर्निंग इफेक्ट। ऐसे तो बनता है, बताओ? ऐसे तो बन रहा था, अभी डैशफेयर ने करा था ऐसे, फोर्स वाला अल्टीमेटली ऐसे किया था। अब हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि टर्निंग इफेक्ट बनना भी ऐसे चाहिए, उल्टा नहीं बनना चाहिए। यानी वो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में हमेशा अलाइन हो जाएगा कुछ टाइम बाद, किसी भी एंगल पे तुम डायपोल को रख दो। समझ आ गया? और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो देखते हैं फिर। बताओ बताओ, एक मिनट पहले मैं नॉन यूनिफॉर्म लगाया था। तुम्हारा डाउट क्या था ऐश्वर्या? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? मान लेते हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और यहां पर इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने डायपोल भी ऐसे रख दी है। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल डायपोल kept parallel to increasing electric field। तो अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। कैसे? क्यों हुआ ऐसा? ये डायपोल है, देखो ध्यान से, जहां पर इसका फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई, है ना? यहां पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F इज इक्वल टू क्यू ई, बट ये दोनों फोर्स की वैल्यू अब इक्वल नहीं है। क्यू इक्वल नहीं है, क्यू तो सेम है अभी भी, क्यू तो अभी भी सेम है, पर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसको 2 मान लेते हैं, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। क्यों? बिकॉज आगे जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो E2 ज्यादा है E1 से, E2 ज्यादा है E1 से, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी F2 की F1 से, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, यानी जो डायपोल है वो आगे ऐसे मूव करने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मैं एंटी पैरेलल रख दूं इसको, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और ये डायपोल मूवमेंट ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यहां आ रही है ना?
तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू ई। इस पे फोर्स की वैल्यू कम है, कम है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा ना ये फोर्स, तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, F2 इज इक्वल टू क्यू ई। बताओ ये समझ आया डायरेक्शन या नहीं, बताओ। क्योंकि मैंने बोला वो राइट हैंड साइड पे इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट, वही वाला केस कर रही है, इंक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट। तो इसमें कौन सा ज्यादा होगा फिर, E2 ज्यादा होगा E1 ज्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, यानी डायपोल अब उल्टा जाएगा। हाँ नहीं वो तो वो बढ़ना चाहिए, पर इसकी वैल्यू कम है ना E1 की, क्योंकि राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक विरुद्ध मूव कर रही है। डायपोल ये है, ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। इस वाले को ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिल रही, ज्यादा मिल रही है, इस वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिल रही है। ये कहाँ जाएगा, इसको यहाँ खींच रहा है, ये कहाँ जाएगा, इसको यहाँ खींच रहा है, अल्टीमेटली यहाँ चल गई। कहाँ E1 जा रहा है, E1 राइट साइड जा रहा है, तुम ये बोल रहे हो। सुनो, ये E1 नहीं, ये फोर्स लग रहा है जो इस पे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है जो इस पे लग रहा है, समझ आया। ये फोर्स पे जो वैल्यू है E1 की वजह से आ रही है, ये फोर्स पे जो वैल्यू है E2 की वजह से आ रही है। E1 इस पॉइंट पे कम है, E2 इस पॉइंट पे ज्यादा है। अब बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कम क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट्स आगे बढ़ा रहा हूँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर यहाँ और बढ़ गई। क्यों बढ़ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है राइट हैंड साइड पे। तो E2 की वैल्यू ज्यादा है E1 से, तो F2 भी ज्यादा होगा E1 F1 से, तो F2 यानी इस बार डायपोल यहाँ चलने लग गया एंटी पैरेलल के केस में। उस वाले वही वाला फोर्स ज्यादा होता है, फोर्स बड़ा होगा बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो फोर्स बड़ा होगा, समझ आया ये चीज। अब अगर डायपोल को मैंने किसी एंगल पर रख दूं, अभी तो मैंने पैरेलल एंटी पैरेलल रखा है, तो ये आगे पीछे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा, दोनों करेगा फिर ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में। यूनिफॉर्म के केस में सिर्फ रोटेट करता है, आगे पीछे नहीं जाता। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये नॉन यूनिफॉर्म का कोई डेरिवेशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म का सिर्फ तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बताओ किसी टॉपिक में डाउट, टॉर्क कैसे बना, लास्ट वाला कौन सा वाला, लास्ट वाला ये वाला एंटी पैरेलल वाला, खुद देखो यहाँ पर ये डायपोल है गुलिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बढ़ रही है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हर एक पॉइंट पे आगे जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ने का ऐसे समझो करो क्राउडेड, जैसे पहले क्राउड कम फिर आगे क्राउड बढ़ रहा है, क्राउड बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, एक मिनट, यही था ना, इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। क्यों, बिकॉज नेगेटिव में ऑपोजिट लगती है और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन भी यही है। E2 की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इस डायरेक्शन ये है। E1 की वैल्यू कम है, अब E1 कम है, Q तो दोनों में सेम है गुलिशा, E1 कम है तो F1 कम होगा, E2 ज्यादा तो F2 ज्यादा होगा, तो ये डायरेक्शन ज्यादा हुई, तो अल्टीमेटली बॉडी इस डायरेक्शन में चलने लग गई। ऐसे खिंचाव ज्यादा पड़ रहा है, ऐसे खिंचाव कम पड़ रहा है, ठीक है। बताओ समझ आया, ठीक है, लिख लो ये टॉर्क के बारे में। इस टॉपिक को दोबारा एक बार इन्फॉर्मेशन में लिख देते हैं क्योंकि हैंडराइटिंग सही नहीं लिखी, लिख लेते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीजिंग है, टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डायपोल ऐसे रखा है, अब मुझे बताओ अगर डायपोल ऐसे रखा है तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। जब भी एंगल 0 डिग्री बनता है तो उसको बोलते हैं पैरेलल केप्ट, यानी हमने डायपोल को पैरेलली रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। समझ आया, जब भी एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। ओके, अब फोर्स लगाते हैं, ये 2 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इस पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। F2 बड़ा है F1 से क्योंकि E2 की वैल्यू बड़ी है E1 से, तो ऐसे ही F2 बड़ा है F1 से। समझ आया, क्लियर है ये चीज। तो अगर F2 माइनस F1 नेट फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पर नेट फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे देखो, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर इंक्रीज कर रही है, डायपोल उल्टा रख दिया। उल्टा रख दिया मतलब
डायपोल मूवमेंट ये हो गई ना, तो इसकी हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको हम एंटी पैरेलल? बिकॉज डायपोल फील्ड उल्टी हो गई ना इस बार। थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। डायपोल मूवमेंट ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। जो थीटा 180 बनाता है तब होता है एंटी पैरेलल, थीटा 0 बनाता है तब होता है पैरेलल। अब समझ आया? अब आगे देखो, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस वाले पॉइंट पे फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पर F1 QE1। इसमें किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में F2 QE2। कौन बड़ा है? E2 बड़ा है E1 बड़ा है? बताओ बताओ, सोचो सोचो। E1 बड़ा है ना? E1 बड़ा है ना इस बार? E1 बड़ा है। E1 का है राइट पे लेफ्ट पे? E1 कहाँ लिखा मैंने इस बार? ये ना, ये वाला पॉइंट पे कौन सी इलेक्ट्रिक लग रही है? E1। इस पॉइंट पे कौन सी इलेक्ट्रिक लग रही है? E1 बड़ा होगा ना। पिछली बार मैंने पॉइंट अभी नंबर चेंज कर दिया, तो नेट कहाँ हुआ? फिर नेट फोर्स यहाँ लग गया। ठीक है, अब आया समझ? यानी डायपोल ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक वहीं जा रही है, डायपोल ऐसे मूव कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, प्रॉपर्ली समझेंगे। ठीक है, ये चैप्टर खत्म करके दूसरा टेस्ट होगा, चैप्टर का फुल सिलेबस टेस्ट। उससे पहले मैं सारी चीजें बता दूंगा तुमको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड टॉपिक। देखो वो आता है पेपर में, कंफर्म आएगा बनाने को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, जैसे तुम 10th क्लास की बात कर लेते हैं एक बार। 10th क्लास में तुमने देखा था हमने बार मैग्नेट के आसपास बनाई थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सोलेनोइड के आसपास बनाई थी सोलेनोइड की डायरेक्शन, और एक कॉइल होता, एक स्ट्रेट लाइन होती थी, उसकी वजह से हम बनाते थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एक स्ट्रेट लाइन को अगर हम सर्कुलर रूप में कन्वर्ट कर दे तो उसकी वजह से बनता था एक डायरेक्शन का पार्ट, है ना। तो मैं यहाँ भी डायरेक्शन समझनी पड़ेगी और बनानी पड़ेगी। क्या है ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहले तो समझो उसका होता क्या मतलब। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताई। अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, यानी अगर स्मॉल पॉजिटिव अकेला है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ रही है पर वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है। दोबारा सुनो ध्यान से, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज अकेला है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बिकॉज चार्जेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है पर वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है। तो अगर मैं उसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूं, यानी इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जा रही है और मैंने चार्ज रख दिया यहाँ पर पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। नेगेटिव तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और उसकी डायरेक्शन हम बनाएंगे। A small positive charge placed in an electric field experiences a force in a definite direction. It is free to move. It will start moving in that direction. The path along which the charge move will be the line of force. तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, और इसी लाइन को अगर तुम टेंजेंट बनाओ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये पॉजिटिव चार्ज है जो ऐसे चलने लग गया। ठीक है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो किसी भी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर अगर निकालनी है तो यहाँ पर क्या बना दोगे? टेंजेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। इस पॉइंट पे निकालनी तो यहाँ पर क्या बना दोगे? टेंजेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज द टेंजेंट टू द कर्व अलोंग विच द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पॉजिटिव चार्ज मूव तभी कर रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड है आसपास के रीजन में, अगर नहीं है तो मूव नहीं कर रहा। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज द टेंजेंट टू द कर्व अलोंग विच दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म या फिर इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी कर्व में एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसकी टेंजेंट अगर बनाए किसी भी पॉइंट पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है उस पॉइंट की। समझ आया? तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स will be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to move in an electric field and the tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। ये डेफिनेशन ये नहीं, तो लिखना नहीं है, तुम्हारे सामने बुक में सब कुछ गिवन है, तुम अपना लर्न करोगे। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट में बुक से रीड करवाता बुक से लर्न करना होता है पूरा। तो पूरी बुक के लेके चलना है, 3 चीजें लेके चलनी है, नोट्स, बुक और स्कूल के नोट्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल के नोट्स? स्कूल के लिए होते हैं, बस बोर्ड के लिए चाहे इतना नहीं होता, बस स्कूल के लिए तो नंबर लाने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना पूरे साल फेल होते हैं फिर बाद में अच्छे नंबर आ जाए, भी नहीं पॉसिबल। तो स्कूल के नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल के नोट्स, ट्यूशन के नोट्स और बुक। ठीक है, और जो भी असाइनमेंट साथ साथ मिलती जा रही है सब, स्कूल से भी असाइनमेंट मिलती है तो वो भी तुम मुझे दिखा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस कर्व में जा रहा है। हाँ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स will be defined as curve along which small positive charges will tend to move when free to do so। यानी फ्री अगर चार्ज है तो मूव करेगा
किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्व की डायरेक्शन में, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखा हुआ चार्ज, तब भी मूव करेगा। और टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे मुझे निकालना हो तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट बना देंगे, तो वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वही गिवन है। अब ये तो बताइए कि लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट, दे आर इमेजिनरी कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड भी इमेजिनरी कर्व होती थी, है ना। उसको हम शो कैसे करते थे, स्प्रिंकल कर दो आयरन फिलिंग्स, तो टैप कर दो अपना, वो उस डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। तो वो इमेजिनरी होता थोड़ी ना एक्चुअल में दिखाया तो, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटीन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, यानी कंटीन्यूअसली चलती रहती है, ये ब्रेक नहीं आता कोई भी। जो भी लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्या बनेगा, लाइंस ऑफ फोर्स पे एक पॉइंट लेंगे, टेंजेंट बना दो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये पढ़ा था हमने। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसती है, एंड करती है। हाँ, वो डायपोल मूवमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। जैसे देखो, तुमने पढ़ा हुआ था 10th क्लास में कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप होती है। कैसे, एक बार देखो, ये मैंने बनाया बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट फील्ड लाइंस आर साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये होती थी। इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्लोज कर्व नहीं हो गया, शुरुआत यहाँ से वहीं खत्म हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व नहीं होती। क्यों? नॉर्थ को पॉजिटिव मानते हैं, साउथ को नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से कंसीडर करूं, नॉर्थ पॉजिटिव, साउथ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से शुरू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव में खत्म होती है। तो वापस उड़ना जा रही है, वापस उड़ना जा रही है, तो ये क्लोज लूप नहीं होती है, ये ओपन होती है। लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, देन द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट एंड एट इंफिनिटी। सिंगल चार्ज में हमेशा स्टार्ट और एंड इंफिनिटी पे होती है। सिंगल चार्ज, ये डबल चार्ज ही बनाया था मैंने अभी। सिंगल चार्ज के लिए देखो, स्टार्ट यहां पर चार्ज से हो रही है, एंड कहां हो रही है, इंफिनिटी पे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्यों होती है उसका रीजन बताऊंगा अभी मैं। हाँ, चला रहा हूँ। कंडक्टर की हमेशा परपेंडिकुलर होती है, क्यों होती है उसका रीजन बताऊंगा। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है, ठीक है, एरो अंदर है। अभी बनाना नहीं है, सब कुछ बनाया है, ये मैं नहीं बना रहा, ये सब कुछ बनाया है। तो तुम इसको खुद रिवाइज करोगे। ये भी पे टेस्ट में आते हैं, फील्ड लाइंस बनाओ। पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, दोनों सेम है। किसका फर्क है, एरो का फर्क है। ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, इसमें एंड का कर रही है इंफिनिटी पे। नेगेटिव चार्ज अंदर आती है, स्टार्ट इंफिनिटी से कर रही है, एंड कर रही है चार्ज पे। और ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर। क्यों, उसका रीजन सुनते हैं अभी। रीजन ये तो बाद में पढ़ेंगे। टेंजेंट हमें ये देता है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती थी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रीजन पता है कि वहां पर कंपास की दोनों डायरेक्शन हो रही है, पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे कभी दो टेंजेंट बन सकती है, सर्कल में कभी भी किसी पॉइंट में दो टेंजेंट बन सकती है, नहीं भी नहीं सकती। किसी भी कर्व पे कभी दो टेंजेंट नहीं बन सकती, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। द लाइन, ये देखो, दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब रीजन सुनो। जैसे कंडक्टर है और एक पॉजिटिव चार्ज का कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी, कभी भी पैरेलल नहीं होगी कंडक्टर के, ना ही कोई एंगल बनाती है। देखो, अगर मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल बना रही है। जब एंगल नहीं बना रही, जो पहले हम बनाते हैं केस पैरेलल है। क्या बोला हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ये होती है, ये नहीं होती। ये क्यों नहीं होती, ये पूछते हैं हम। ये इसलिए नहीं होती कि अगर ये पैरेलल होती कंडक्टर के, तो ये चार्ज को क्या करवा देती, मूव करवा देती। यानी क्या हो जाता, करंट चलने लग जाता। नहीं, चार्ज मूव नहीं हो रहा। इस केस में यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है ना, दोनों साइड लगेगी ना। कैसे लगेगी बताओ। वो तो हम माने, वो तो लगती ही नहीं है पहली बात तो। पर अगर माने बाई चांस ऐसा है कि पैरेलल है, तो क्या होता है, इट वुड कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एंड वुड सेट अप अ करंट, बट नो करंट फ्लो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। कैसे करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसमें चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तुमने क्या यहाँ पर कोई वायर लगा रखी है, कोई बैटरी लगा रखी है, ओपन सर्किट है ना, करंट फ्लो करता है ओपन सर्किट में।
पर यहाँ पे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो ये तो केस बन ही नहीं रहा ना। तुम बोल रहे हो सर नीचे बना दे, ये तो केस ही नहीं बन रहा यहाँ पर ऐश्वर्या। क्यों नहीं बन रहा? उससे ये हो गया चार्ज मूव करवा देगा। चार्ज मूव करने का मतलब क्या होता है? करंट फ्लो करना। करंट कैसे फ्लो कर जाएगा जब ओपन सर्किट है? वो तो टेंजेंट जितनी मर्जी बना लो तुम, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ टेंजेंट बना लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ टेंजेंट बना लो। हाँ तो एक पॉइंट पे थोड़ी ना दो टेंजेंट बन सकती है, बताओ बन सकती है यहाँ पर एक और पर टेंजेंट? कहाँ बनाओ? ये चीज समझ आई? चलो अगर पैरेलल नहीं मानते, परपेंडिकुलर की जगह पे हमने मान लिया एंगल बना रही है, तो ये इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, एक पैरेलल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सही है, पर पैरेलल कंपोनेंट फिर गलत हो गया। क्यों? पैरेलल कंपोनेंट फिर इसको क्या कर देगा? मूव करवाएगा। तब भी तो सेम ही बात है, ऐसा बना लो। परपेंडिकुलर से फिर नीचे मूव करेगा, तो मूव तो करना ही नहीं है चार्ज मूव कैसे करेगा स्टैटिक कंडीशन में? नहीं, एक जगह लगेगा ना, ऐसा थोड़ी ना। इलेक्ट्रिक डायरेक्शन तो एक ही रहेगी ना, ऊपर या फिर नीचे, कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रह सकती, कोई एक रहेगी। यहां पर भी तो एक ही बन रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होते कंडक्टर के, पैरेलल और कोई भी एंगल नहीं बनाती। क्यों? बिकॉज अगर वो पैरेलल होगी तो वो चार्ज से मूव करवा देगी, कोई एंगल बनाएगी तो उसमें भी एक पैरेलल कंपोनेंट बन जाएगा रिजॉल्व करके, फिर वो चार्ज से मूव करवा देगी। तो करंट थोड़ी ना फ्लो करता है जब स्टैटिक कंडीशन होती है। स्टैटिक चार्जेस चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिक चार्जेस ना। इसका मतलब क्या होता है? चार्ज तो है पर स्टैटिक है। ये इंसुलेटर है, यहाँ पर रब किया चार्ज आ गया, फैलेगा नहीं। कंडक्टर यहाँ पर रब किया चार्ज आ गया, फैल तो गया पर मूव नहीं कर रहा ना, कंडक्टर के बाहर का मूव कर रहा है, सर्किट ही नहीं है। आगे, द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, इफ दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन। ये बताता हूं मैं। द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड लेटरली, दिस एक्सप्लेन रिपल्शन। ये देखो अट्रैक्शन और रिपल्शन। सिंगल चार्ज का बना दिया था, ये अट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेंथ वाइज, एक दूसरे के पास जा रही है। समझ आया? तो लाइन्स ऑफ फोर्स attract contract lengthwise, this explains attraction of charges, and expand lengthwise, ये रिपल्शन हो रहा है। ये बनाना पड़ेगा तुम्हें, पेपर में आता है बनाने के लिए। समझ आया? ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन है तुम सारी रीड करोगे, अपने आप करोगे, मेरी चीज कोई बड़ी चीज है ही नहीं इसमें तो। और ये भी बता चुका हूं मैं, हर एक चीज हर केस में ये परपेंडिकुलर है, इससे हमेशा परपेंडिकुलर है। जो भी लाइन निकल रही है हमेशा से क्या होती है? परपेंडिकुलर। जहां पर क्यू पे ज्यादा क्राउडेड है, पी पे ज्यादा क्राउडेड है, तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, क्यू पे कम। भाई यहाँ पर इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, वो तो मैंने बताया था इक्वेशन यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो सकती है। कैसे डिक्रीज हो रही है? ये तो राइट डायरेक्शन है और वहां पर कम हो रही है, क्राउडेड कम हो रही है। तो इस क्यू वाली प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू पी वाली प्लेट पे। ठीक है? डाउट कोई? अब इसके बाद आता है एरिया वेक्टर, यानी फ्लक्स का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा। अब करते हैं स्टार्ट। पहले एरिया वेक्टर समझ लेते हैं एक बार। कोई डाउट अभी तक? ये बताओ जल्दी से जल्दी, कोई पॉइंट रह गया हो। ये थ्योरेटिकल बुक है सबके पास? सब करना पड़ेगा तुम्हें थ्योरेटिकल ना, सब कुछ चाहिए, इसके बिना नहीं चल सकता। तुम्हें पता है 10-12 मार्क्स के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते बोर्ड में, तो हम इतने न्यूमेरिकल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल अगर मैं कंसिडर करूं एमसीक्यू मिलाकर तो 20-25 मार्क के बन जाते हैं, ऐसा नहीं बनते। तो प्रॉपर न्यूमेरिकल 10-12 मार्क्स से ऊपर नहीं होते, जो प्रॉपर न्यूमेरिकल होते हैं। एमसीक्यू पे भी न्यूमेरिकल कंसिडर करो तो 20-25 मार्क के टोटल न्यूमेरिकल बन जाते हैं। बाकी सारी थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल है, डेरिवेशंस है। तो फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, 65 आप कर सकते हो। कितने आए थे 11th में? 60। हाँ फिर तो चलो वॉल्यूम 1 थी, वो तो फिर भी ठीक थी। 65 आप टारगेट रखो, तभी अच्छे आएंगे। 65 मतलब 90 हो गया ना। आज देखो बड़ी बात नहीं है, हर पेपर जो दिखता है ना वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। अभी हम टेस्ट तुम्हारे जो कंसिडर करेंगे लास्ट में, फुल मार्क्स के टेस्ट पूरे सिलेबस के, तब नंबर स्टार्टिंग में बहुत कम आएंगे, फिर बीच में थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे, फिर एंड में तो बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। ऐसे होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, है ना। उसके लिए कोर्स जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो ऐसी क्लासेस चलती रहेगी। कोर्स खत्म होता है नवंबर तक, इससे पहले नहीं हो पाएगा, लंबा कोर्स होता है फिजिक्स का। केमिस्ट्री तो तुम्हारा होता है सितंबर में हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का भी इतना लंबा होता ही नहीं है। मेरा खुद का जाता था, मैं पढ़ाता था, मैंने 2 साल ही पढ़ाई है सिर्फ।
और मैथ्स का भी लंबा जाता है। ठीक है, करें आगे। एरिया वेक्टर, बहुत सिचुएशन ऐसी होती है इसमें हमें एरिया को भी वेक्टर कंसीडर करना पड़ जाता है, जबकि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी थी। तो अगर एरिया को वेक्टर कंसीडर करना पड़ता है तो इस चैप्टर में करना पड़ रहा, बहुत सारे चैप्टर आगे आएंगे जिसमें करना पड़ेगा एरिया वेक्टर कंसीडर। और इनफैक्ट हमने एरिया वेक्टर ऑलरेडी कंसीडर करा हुआ है, पता है हमें, फ्लूइड चैप्टर में हम कर चुके थे पास्कल लॉ के डेरिवेशन में एरिया को वेक्टर कंसीडर आती थी। पास्कल लॉ के डेरिवेशन में भी हमने एरिया को वेक्टर कंसीडर करा था। तो एरिया वेक्टर कंसीडर करना पड़ जाता है बहुत सारी सिचुएशन में। ठीक है, होता क्या एरिया वेक्टर वो समझो, ये एक शेप है, इसका एरिया तुम्हें निकालना आता है, जो भी एरिया होगा, लेंथ इन ब्रेथ एरिया जो भी होगा, शेप जो भी होगी उसका एरिया निकल जाएगा। एरिया वेक्टर होता क्या है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसका एरिया निकाल रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग आउटवर्ड्स नॉट इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। जैसे अब मैं एक ये बुक कंसीडर करता हूं, ये बुक, इस बुक का ये एरिया ही है, जो भी एरिया है, सरफेस का एरिया लेंगे हम, सरफेस का एरिया देखा जाए तो कीवर्ड का भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस सरफेस का लेते हैं अभी। तो इसका एरिया तुम निकालोगे लेंथ इन ब्रेथ, इसका एरिया जो वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड मूविंग आउटवर्ड्स। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, परपेंडिकुलर मूविंग आउटवर्ड्स डेल्टा एस वेक्टर। इसको देखा जाए तो क्या कंसीडर करेंगे हम, एरिया जो भी इसका वैल्यू होगा इनटू ये मान लो के कैप, मान लो के कैप क्यों आ गया, ये एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, तो एरिया वेक्टर के कैप में ही जाएगा फिर, सोचो। और ये क्या है उसका एरिया का वैल्यू, लेंथ इन ब्रेथ का जो वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, अब एरिया वेक्टर क्यों कंसीडर करना होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है फ्लक्स, फिर गॉसेस थ्योरम, फिर चैप्टर खत्म, और उसकी एप्लीकेशन है लंबी लंबी, और एक एप्लीकेशन है जो आउट ऑफ कोर्स होती है सीबीएसई से, वो मैं उसके वो करवाऊंगा। लेकिन बस इसमें इस चैप्टर में एक ही टॉपिक है जो आउट ऑफ कोर्स है, जो बाद में होगा। अभी तक हमारा कोई भी आउट ऑफ कोर्स टॉपिक नहीं था, सब सीबीएसई वाला था। ठीक है, चलो क्लास ओवर करेंगे फिजिक्स की।